हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था। वहां हमने कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया था कि हम उन्हें किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद मिलियंस ऑफ कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलियंस ऑफ कंपाउंड के साथ डील करती है। उसमें ओपन चेन, क्लोज चेन, एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक, बहुत तरह के कंपाउंड आते हैं। So in order to identifying any molecule, a systematic method of naming has been developed and is known as IUPAC nomenclature. That means किसी molecule को identify करने के लिए एक systematic method develop किया गया जिसे कहा गया IUPAC nomenclature, जिसका full form था International Union of Pure and Applied Chemistry। ये थी IUPAC। In this systematic nomenclature, the name are correlated with the structure. IUPAC के अंदर उनका नाम उनके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करता था, जिससे जो रीडर है और जो लिसनर है वो उस नाम से सेम स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सके। दैट मीन्स अगर मैंने बोला है प्रोपेन, तो मैंने जो बोला प्रोपेन वो और जिसने उसको सुना वो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हों। अगर हम इसको नहीं लाते, ऐसा सिस्टम नहीं होता, तो मैंने कुछ और बोला होता, उसके दिमाग में कुछ और स्ट्रक्चर आती, तो वो सिस्टम सही नहीं होता। इसलिए IUPAC सिस्टम में बताया गया कि जो रीडर और लिसनर होता है वो उस नेम से सेम स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सके। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर IUPAC सिस्टम हमने बाद में डेवलप करी, तो इससे पहले हम कंपाउंड के नाम किस तरह दिए जाते थे। That means before the IUPAC nomenclature, how the organic compound were assigned? These names are assigned on the basis of their origin or certain properties. मतलब उनका नाम उनकी origin से और उनकी कुछ जो प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उनसे रखा गया। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसी को नाम दिया गया क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। अब सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? मैंगो हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गए, ये सब हमारे सिट्रस फ्रूट्स है जिनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो जो एसिड होता है, द एसिड फाउंड इन रेड आंट्स आर नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड सिंस द लैटिन वर्ड फॉर आंट इज फॉर्मिका। यहां हमें कोई बात जमी नहीं, हम बोल रहे हैं आंट के अंदर पाया जाने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड होगा, पर क्या वो उसके नाम से मैच कर रहा है? नहीं। वो नाम से मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो आंट है, आंट को हम लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं और फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड ड्राइव हुआ है। बात समझ में आपको यहां तक? तो ये था जब IUPAC सिस्टम नहीं था तो हम किस तरह उनका नाम करते थे। अब IUPAC सिस्टम आने के बाद हमने कंपाउंड्स का नाम किस तरह किया, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक वर्ड रूट और एक सफिक्स की जरूरत पड़ती है। दैट मींस नेम ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है और उसके बाद देखेंगे हम सफिक्स क्या होता है। सो द जर्नल वर्ड रूट फॉर एनी कार्बन चेन इज एल्क। किसी भी कार्बन चेन के लिए जनरल वर्ड रूट होता है एल्क, ALK। बात समझ में है आपको यहां तक? अब वर्ड रूट को हम डिटेल में देखते हैं। अब आपको एक बुक दिख रही है, इसमें से जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में आपको एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनके वर्ड रूट लिखे हुए हैं। दैट मीन्स अगर एक कार्बन एटम है तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन एटम है तो ईथ बोलेंगे, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप, 4 को हम ब्यूट बोलेंगे, 5 को हम पेंट बोल देंगे, 6 को हम हेक्स बोलेंगे, 7 को हेप्ट बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन और 10 को बोलेंगे डेक। इसी तरह 11, 12, 15, 20, 25, 50 सब तक हम इसकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, पर अभी हम 10 तक ही पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी इनिशिएट कर रहे हैं। So in order to derive IUPAC name, a suffix is added to word root. किसी भी मॉलिक्यूल का नाम रखने से पहले हम उसके वर्ड रूट के आगे सफिक्स लगाया जाता है जो इंडिकेट करता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल का।
दैट मीन्स हमने क्लासिफिकेशन कर रहे थे जब पढ़ा था कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन में हमने देखा था कि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं थे, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही थे। पर अनसैचुरेशन में हमने देखा था कि वहां पर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट थे, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट थे और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट थे। अगर उस मॉलिक्यूल में एक भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो वो कंपाउंड मेरा अनसैचुरेटेड हो गया था, दैट मींस अनसैचुरेशन कंडीशन में आ गया था। अब जो सफिक्स हम ऐड करते हैं वर्ड रूट के आगे, उसे हम सबसे पहले बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स। बात क्लियर है यहां तक? अब आप एक टेबल देख पा रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट रो बनी हुई है वो है हमारी क्लास ऑफ कंपाउंड की, सेकंड रो जो आप देख रहे हैं वो है हमारे प्राइमरी सफिक्स, और जो थर्ड रो आप देख रहे हैं वो है जनरल नेम की। अब क्लास ऑफ कंपाउंड में मैं सबसे पहले बात करता हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की। दैट मींस अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड इस तरह प्रेजेंट है तो वहां हम प्राइमरी सफिक्स यूज में लेंगे एन, ए एन, और इसका जनरल नेम हम बोलेंगे एल्केन। अब मैंने एल्केन क्यों बोला? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जनरल वर्ड रूट होता है एल्क और इसका प्राइमरी सफिक्स हुआ एन, तो दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? एल्केन। बात समझ में यहां तक? इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में मुझको एक भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख गया तो हम उसमें प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे ईन, ई और इसका जनरल नाम हम क्या लिखेंगे? एल्कीन। एल्कीन क्यों लिखो? जनरल वर्ड रूट एल्क, प्राइमरी सफिक्स ईन, तो टोटल क्या हो गया? एल्कीन। अब मैं बात करता हूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, तो यहां प्राइमरी सफिक्स क्या यूज में लिया जाएगा? यहां प्राइमरी सफिक्स के रूप में आइन को यूज में लिया जाएगा, YNE, और इसका जनरल नेम हो जाएगा एल्काइन। एल्काइन क्यों हुआ? जनरल वर्ड रूट एल्क, प्राइमरी सफिक्स आइन, तो टोटल क्या होगा इसका जनरल नेम? एल्काइन। बात समझ में आई आपको यहां तक? अब मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले कार्बन चेन कितने हैं? एक ही कार्बन है, उससे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा और हमेशा सिंगल बॉन्ड से लगते हैं, दैट मींस हमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच का नेचर देखना होगा कि हमें एन लेना है, ईन लेना है या आइन लेना है। तो यहां एक कार्बन है तो मैथ, एल्केन है, यस एल्केन है, तो मीथेन। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो यहां आप देख पा रहे हैं दो कार्बन है। क्या दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। अगर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लेंगे हम यहां पर? एन, और दो कार्बन है तो मैंने लिया ईथ, तो इसका नाम क्या हो गया? ईथ प्लस एन, ईथेन। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह मैं थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं। इस मॉलिक्यूल में भी दो ही कार्बन है, पर क्या यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? यस, यहां कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दो कार्बन के लिए हमने वर्ड रूट ले लिया है ईथ, प्लस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका क्या लेंगे? प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? डबल बॉन्ड का ईन, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा ईथीन। आपको समझ आ रहा है मैं कैसे नोमेनक्लेचर कर रहा हूं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं चार कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। क्या इस पूरी स्ट्रेट चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस ये पूरा का पूरा मेरा एक एल्केन का पार्ट है, दैट मींस सारे ही सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने इसके लिए वर्ड रूट क्या लूंगा? ब्यूट, क्योंकि चार कार्बन है, और एन लिया प्राइमरी सफिक्स क्योंकि यहां पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका ओवरऑल नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। अब मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं। अगर जनरल फॉर्मूला ऑफ मैं एल्केन लेता हूं तो मैं बोलता हूं CnH2n+2। अब क्या मतलब हुआ इसका CnH2n+2 का? फॉर एग्जाम्पल मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो H2n+2 को सॉल्व करने पे मेरा आंसर 4 आएगा। n की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 1 2 + 2 4। दैट मींस अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो H की संख्या 4 होगी, H का नंबर 4 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर एल्कीन के जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो वहां मैं लिखूंगा CnH2n। दैट मींस अगर n की वैल्यू 2 है तो C2 और H2n मेरा 4 हो जाएगा, 2 × 2 4, तो CnH2n ये होगा हमारा एल्कीन के लिए। इसी तरह अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो मेरा h की वैल्यू भी 2 ही आएगी। बात क्लियर है यहां तक? तो ये बात हुई जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का हम नोमेनक्लेचर किस तरह करेंगे? इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ऑल द कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन। सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सम ऑफ द कार्बन एटम आर प्रेजेंट एज ए साइड चेन। कुछ कार्बन एटम साइड चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ में है आपको यहां तक? सो दीज कार्बन एटम इन साइड चेन फॉर्म एन एल्काइल ग्रुप एंड आर एक्सप्रेस्ड एज प्रीफिक्स इन द IUPAC नेम। जो साइड चेन के रूप में लगे होते हैं वो एल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें उस नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स की तरह यूज में लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं और ये कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? सो द एल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब हुआ इसका? कि एल्काइल ग्रुप को हम एल्केन से ही बनाते हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के। इसका एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक मीथेन। मीथेन में आप देख पा रहे हैं कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं इस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं तो वो मेरा मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस सी के साथ 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं पर एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि वो मीथेन से बना है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं तो इथेन। इथेन मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अगर इनमें से मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं तो मेरे पास बचेगा C2H5। दैट मींस एक H बाहर निकाल दिया है मैंने और उसे मैं बोलूंगा इथाइल। इथेन से बना इथाइल। दैट मींस मैं क्या चेंज कर रहा हूं? मैं लास्ट के एन को हटा के YL लगा रहा हूं। दैट मींस इथेन को इथाइल बना दिया है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं प्रोपेन का। प्रोपेन मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, यहां 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन से एक H को हटाता हूं, तो वो मेरा बन जाएगा 1 प्रोपाइल। और अगर इसी चेन में से मैं सेकंड वाले में से एक H निकालता हूं तो वो मेरा बन जाएगा 2 प्रोपाइल, जिसे हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। बात समझ में है आपको यहां तक? इसी तरह अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब आप देख पा रहे हैं ये नया मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? देखिए 4 कार्बन चेन, तो वर्ड रूट हम लेंगे ब्यूट। अब क्या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दैट मींस एन प्राइमरी सफिक्स, तो ब्यूटेन। इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ ब्यूटेन। ब्यूटेन में हम किस तरह को एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं फर्स्ट कार्बन से H को निकाल दूं तो वो हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटाइल। अगर सेकंड कार्बन से एक H को निकाल देता हूं तो वो हमारा हो जाएगा 2 ब्यूटाइल। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर हम थर्ड कार्बन से भी तो H निकाल सकते हैं। नहीं, अगर हमने थर्ड से H निकालेंगे तो वो उसको पीछे से नंबरिंग दी जाएगी। नंबरिंग की अभी हमें टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट नेक्स्ट इसके हम वही सीखेंगे कि किस तरह नंबरिंग की जाती है। तो हम इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन से ही H निकाल के इसको ब्यूटाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड से निकाल रहे हैं तो उसको इस तरफ से नंबरिंग देके सेकंड पे ले लिया जाएगा। दैट मींस इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, 1 ब्यूटाइल और 2 ब्यूटाइल। अब एक और ब्यूटेन का आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन। किस तरह बनाया जाता है आइसोब्यूटेन को? आइसोब्यूटेन में क्या होता है, 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये एक आइसोब्यूटेन हो गया। अब क्या इसको हम एल्काइल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां से मिथाइल बाहर निकला हुआ है सेकंड कार्बन से, वहां पे एक H प्रेजेंट है, उसे हम बाहर निकाल देंगे तो वो हमारा आइसोब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और फॉर्म क्या बना सकते हैं? एक और फॉर्म होती है टर्शरी ब्यूटेन। टर्शरी ब्यूटेन कैसे होगा? एक ही कार्बन से 3 कार्बन बाहर निकाले हो जा सकते हैं। दैट मींस 3 मिथाइल ग्रुप बाहर निकले हुए हैं और उसपे एक H प्रेजेंट है। उसी कार्बन से अगर मैं उस H को बाहर निकाल देता हूं तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल में, और उसको मैं कह सकता हूं 3 डिग्री ब्यूटाइल। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं। अगर जनरल फॉर्मूला ऑफ मैं एल्केन लेता हूं तो मैं बोलता हूं CnH2n+2। अब क्या मतलब हुआ इसका CnH2n+2 का? फॉर एग्जाम्पल मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो H2n+2 को सॉल्व करने पे मेरा आंसर 4 आएगा।
n की वैल्यू 1 रखी तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4। दैट मीन्स अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो H की संख्या 4 होगी, H का नंबर 4 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर एल्कीन के जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो वहां मैं लिखूंगा CnH2n। दैट मीन्स अगर n की वैल्यू 2 है तो C2 और H2n मेरा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो CnH2n ये होगा हमारा एल्कीन के लिए। इसी तरह अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहां पर अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो मेरा H की वैल्यू भी 2 ही आएगी। बात क्लियर है यहां तक? तो ये बात हुई जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का हम नोमेनक्लेचर किस तरह करेंगे? इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन all the carbon atom are present in straight chain। सभी कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। some of the carbon atom are present as a side chain। कुछ कार्बन एटम साइड चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ में है आपको यहां तक? so these carbon atom in side chain form an alkyl group and are expressed as prefix in the IUPAC name। जो साइड चेन के रूप में लगे होते हैं वो एल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें उस नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स की तरह यूज में लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं और ये कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? सो द एल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब हुआ इसका? कि एल्काइल ग्रुप को हम एल्केन से ही बनाते हैं। कैसे? एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के। इसका एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं एक मीथेन। मीथेन में आप देख पा रहे हैं कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं इस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं तो वो मेरा मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस सी के साथ 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं पर एक वैलेंसी फ्री हो गई है, तो उसे हम बोलेंगे मिथाइल, क्योंकि वो मीथेन से बना है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं तो इथेन। इथेन मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अगर इनमें से मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं तो मेरे पास बचेगा C2H5। दैट मींस एक H बाहर निकाल दिया है मैंने और उसे मैं बोलूंगा इथाइल। इथेन से बना इथाइल। दैट मींस मैं क्या चेंज कर रहा हूं? मैं लास्ट के N को हटा के YL लगा रहा हूं। दैट मींस इथेन को इथाइल बना दिया है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं प्रोपेन का। प्रोपेन मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, यहां 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन से एक H को हटाता हूं, फर्स्ट कार्बन से एक H को हटाता हूं तो वो मेरा बन जाएगा 1 प्रोपाइल। और अगर इसी चेन में से मैं सेकंड वाले में से एक H निकालता हूं तो वो मेरा बन जाएगा 2 प्रोपाइल, जिसे हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। बात समझ में है आपको यहां तक? इसी तरह अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अब आप देख पा रहे हैं ये नया मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या होगा? क्या बता सकते हैं? देखिए 4 कार्बन चेन, तो वर्ड रूट हम लेंगे ब्यूट। अब क्या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। दैट मींस एन प्राइमरी सफिक्स, तो ब्यूटेन। इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ ब्यूटेन। ब्यूटेन में हम किस तरह को एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं फर्स्ट कार्बन से H को निकाल दूं तो वो हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटाइल। अगर सेकंड कार्बन से एक H को निकाल देता हूं तो वो हमारा हो जाएगा 2 ब्यूटाइल। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर हम थर्ड कार्बन से भी तो H निकाल सकते हैं। नहीं, अगर हमने थर्ड से H निकालेंगे तो उसको पीछे से नंबरिंग दी जाएगी। नंबरिंग की अभी हमें टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट नेक्स्ट इसके हम वही सीखेंगे कि किस तरह नंबरिंग की जाती है। तो हम इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड कार्बन से ही H निकाल के इसको ब्यूटाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड से निकाल रहे हैं तो उसको इस तरफ से नंबरिंग देके सेकंड पे ले लिया जाएगा। दैट मींस इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, 1 ब्यूटाइल और 2 ब्यूटाइल। अब एक और ब्यूटेन का आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन। किस तरह बनाया जाता है आइसोब्यूटेन को? आइसोब्यूटेन में क्या होता है, 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है और एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये एक आइसोब्यूटेन हो गया। अब क्या इसको हम एल्काइल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां से मिथाइल बाहर निकला हुआ है सेकंड कार्बन से, वहां पे एक H प्रेजेंट है, उसे हम बाहर निकाल देंगे तो वो हमारा आइसोब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और फॉर्म क्या बना सकते हैं? एक और फॉर्म होती है टर्शरी ब्यूटेन। टर्शरी ब्यूटेन कैसे होगा? एक ही कार्बन से
3 कार्बन बाहर निकाले हो जा सकते हैं। दैट मींस 3 मिथाइल ग्रुप बाहर निकले हुए हैं और उसपे एक H प्रेजेंट है। उसी कार्बन से अगर मैं उस H को बाहर निकाल देता हूं तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल में और उसको मैं कह सकता हूं 3 डिग्री ब्यूटाइल। बात क्लियर है यहां तक?